नमस्कार। आज हम कृषि को प्रभावित करने वाले भौतिक कारकों का अध्ययन करेंगे। कृषि को प्रभावित करने वाले महत्वपूर्ण कारकों में मुख्य रूप से क्षेत्र होता है, जलवायु है, मिट्टी है और पानी है। सबसे पहले जब हम देखते हैं किसी प्रदेश का भू क्षेत्र या प्रदेश कैसा है, हम देखते हैं कि वस्तुतः जो धरातल होता है उसका ऊंचावच होता है, ढाल होती है। जैसे जलवायु के अंदर तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, धुंध है, पाला है, वायु है, धूप है। फिर मिट्टी है, मिट्टी किस तरह की है, किस प्रकार की है। उसके बाद में उसका जो जल प्रवाह है वो कैसा है, भूमिगत जल का स्तर कैसा है। ये सभी क्रियाकलाप जो होते हैं ये भौतिक रूप से किसी न किसी रूप में कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। भूप्रदेश और धरातल की यदि मैं बात करूं, क्षेत्र की बात करूं, तो कृषि का प्रारूप जो है मुख्य रूप से भूप्रदेश या धरातल के स्वभाव और उसकी ऊंचाई नीचा पर निर्भर मुख्य रूप से देखा जाता है। हम देखते हैं कि जो धान की खेती होती है वो समतल खेतों में संभव होती है। इसी तरह जब चाय के बागानों की बात करें तो ऊंचा नीचा धरातल जहाँ पानी नहीं रोक सके, इस तरह का धरातल उसको मुख्य रूप से चाहिए होता है। नारियल के बागान की बात करें तो कम ऊंचाई वाले धरातल पर ये मुख्य रूप से पाए जाते हैं, परंतु सेब के जो बाग होते हैं वो मुख्य रूप से उष्ण और उपोष्ण क्षेत्र में समुद्रों की सतह से 1500 मीटर अधिक ऊंचाई वाले भूप्रदेश में मुख्य रूप से देखने को मिलते हैं या वहाँ सीमित रूप से पाए जाते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी कृषि की फसलें हैं जो संभवतः कहीं कहीं तो 3500 मीटर से अधिक ऊंचाई के प्रदेशों में संभव होती हैं और या देखने को मिलती हैं। अधिक ऊंचाई वाले प्रदेशों की हम बात करें तो वहाँ अत्यंत विरलित जो वायु होती है, न्यून भार होता है, कम तापक्रम होता है, ऑक्सीजन की कमी न केवल फसलों की खेती बल्कि जो दुधारू पशुओं के रख रखाव में भी मुख्य रूप से बाधाएं उत्पन्न करती है। वर्षा का जो प्रभाव होता है वो भिन्न भिन्न ऊंचाई और भूमि की विभिन्न ढालों पर कम अधिक मुख्य रूप से देखा जा सकता है। ऊंचाई पर जो स्थित पर्वतीय क्षेत्रों की मिट्टी है वो प्राय अपरिपक्व होती है। वर्षा का जो जल होने का जो वितरण होता है उसकी मात्रा होती है अधिक ऊंचाई पर भिन्न भिन्न रूप से देखने को मुख्य रूप से हमें मिलती है या हम मुख्य रूप से उसको देखते हैं। इसी तरह सामान्य जो पवन की जो दिशा का रूप होता है वो स्थित जो ढाल होती है वो पवन विमुख ढाल की तुलना में अधिक वर्षा प्राप्त करते हैं। उदाहरणतः पुणे पर जैसे प्राप्त वर्षा की मात्रा पवनाभिमुख पश्चिमी घाटों की तुलना में आधी से कम दर्ज की गई है और प्रदेश में प्राप्त वर्षा की मात्रा का परोक्ष और अपरोक्ष जो रूप से जो प्रभाव पड़ता है वो कृषि पर किसी न किसी रूप में अवश्य पड़ता है। ऊंचाई के अतिरिक्त हम भूमि के स्वभाव को देखें तो मुख्य रूप से उसके ढाल का रुख होता है, धरातल आदि ये कृषि कार्य को प्रभावित करते हैं। जैसे कुछ हैं भूमि क्षरण होती है, अवनालिका कटाव होता है, गलीदार भूमि होती है, ये खेती के लिए अयोग्य होती है। इसी तरह भारत में जैसे गलीदार चंबल की घाटी में गलीदार भूमि से पर्याप्त उपजाऊ भूमि को मतलब बंजर भूमि के रूप में बदल दिया गया है या कृषि अयोग्य बना दिया है और उसको फिर तैयार करने में बहुत अधिक धन व्यय करना पड़ता है, इसलिए वो किसी न किसी रूप में कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करती है। अब मैं जलवायु की बात करूं तो जलवायु में ऐसे बहुत सारे तत्व हैं जो कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे तापमान है, वर्षा है, आर्द्रता है, धुंध है, पाला है, वायु है, धूप है आदि। ये सभी ऐसे जलवायु के तत्व हैं जो किसी न किसी रूप से प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष दोनों रूप से कृषि को मुख्य रूप से प्रभावित करते हैं। जैसे हम देखते हैं कि जो तापमान होता है, ये तापमान की जो दशाएं होती है ये फसलों को उत्पन्न करने, उनको उगने में और उनको तैयार होने में मुख्य रूप से अपनी भूमिका मुख्य रूप से निभाते हैं। और इसी तरह कुछ वैज्ञानिकों ने सिद्ध भी किया है कि प्रत्येक जो फसल होता है उसका अपना विशिष्ट एक शून्य तापक्रम होता है जिसके नीचे के तापक्रम पर वह फसल उत्पन्न नहीं की जा सकती हो। इसी प्रकार अनुकूलतम तापक्रम की हम बात करें तो वहाँ पर पहुंचकर वह एक उपज श्रेष्ठतम उत्तम देती है कृषि भूमि। फसल के जो जीवन काल है उसमें बीजारोपण से लेकर स्फुरण है, पलवन है, फलन है आदि स्थितियों में विशिष्ट शून्य और अनुकूलतम जो तापमान होता है वो मुख्य रूप से दृष्टिगत रखना बहुत जरूरी होता है, जो फसल के लिए महत्वपूर्ण भूमिका या कृषि के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
कृषि प्रारूप पे हम तापक्रम के मुख्य रूप से प्रभाव को देख सकते हैं। जैसे ताड़ खजूर पर फल की परिपक्वता की उत्तरी सीमा प्रदेश में 19 डिग्री सेंटीग्रेड से संपात रेखा से मेल खाती है। इसी तरह अंगूर के बागों की सीमा ग्रीष्मकालीन तापक्रम पर मुख्य रूप से निर्धारित होती है। अंगूर उन्हीं देशों में परिपक्व होता है जहां पर अप्रैल से अक्टूबर तक औसत जो तापमान होता है 15 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक रहता हो। इसी तरह मक्का वर्ष की ऐसी काल अवधि में परिपक्व बनती है जब दैनिक अधिकतम तापमान का जोड़ है जो 25 डिग्री सेंटीग्रेड तक जा पहुंचता है। सामान्यतः हम बात करें तो जैसे जो हैं, राई हैं, जई हैं, शीतकालीन गेहूं की उपज वहाँ अच्छी होती है जहाँ औसत दैनिक तापमान 15 डिग्री से 25 डिग्री सेंटीग्रेड के मध्य पाया जाता है। इसके विपरीत हम उष्ण प्रदेशों की उपजों की बात करें जैसे कोका है, कहवा है, मसाले हैं, खजूर हैं, पानक है, रबड़ है और तंबाकू की उपजें वर्ष भर उच्च तापक्रम पसंद करती है। फलियां जैसे जो फली होती हैं, चना है जैसे मसूर है, गेहूं है, आलू है, सरसों है, अरसी है, रिजगा है आदि के बढ़ने व पकते समय अपेक्षाकृत गर्म व विकास चरण में कम ताप 20 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास मुख्य रूप से रहना चाहिए, जो इसको मुख्य रूप से प्रभावित करता है। उच्च तापक्रमीय दशाओं में पौधे की जो विकास की जो ऊपरी सीमा होती है 60 डिग्री होती है, अर्थात 40 डिग्री सेंटीग्रेड से अधिक में फसलें मुख्य रूप से सूखने लग जाती हैं क्योंकि उनमें आर्द्रता की कमी आ जाती है और अधिक उच्च ताप की दशाएं पौधे के विकास में मुख्य रूप से बाधा होती है। इस प्रकार की जो बाधा को अधिक आर्द्रता पैदा कर अर्थात सिंचाई द्वारा कम किया जा सकता है। फिर हम देखते हैं कि जो सूर्य का प्रकाश होता है वो किस तरह से इसको प्रभावित करता है। पौधों में जो प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है वो घटने बढ़ने से की क्रिया मुख्य रूप से प्रकाश को प्रभावित करता है, पौधों की या कृषि को प्रभावित करता है। किसी फसल की परिपक्व बनने में लगा समय वहाँ दिन की अवधि पर मुख्य रूप से निर्भर करता है। इसलिए हम देखते हैं कि किस जाति का पौधा अथवा उत्पन्न फसल जो फसल की उत्पन्न की जाए जिसका आंकलन व चयन जहाँ वहाँ सूर्य प्रकाश की अधिकतम ऊर्जा प्राप्त के सदुपयोग पर आधारित हो। सामान्यतः हम देखते हैं कि ग्रीष्मकाल की तुलना में शीत ऋतु में रोपी गई फसल को परिपक्व बनने के लिए कैलेंडर वर्ष के अधिक दिनों की आवश्यकता मुख्य रूप से होती है। ऐसे क्षेत्रों में जहां आकाश में मेघाच्छादन सामान्य घटना है वहां उपलब्ध प्रकाश की मात्रा घट जाती है और फसल की परिपक्वता और उसकी कटाई मुख्य रूप से संदेहप्रस्त बनी रहती है। मेघाच्छादन तथा अधिक वर्षा दोनों ही दोहरी उपज में मुख्य रूप से बाधक के रूप में कार्य करती है। पाला की बात करें तो उच्च अक्षांशों और ऊंचाई वाले पर पाला फसलों की उत्पादकता को सीमित बनाने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। किसी भी प्रदेश में उपलब्ध पाला रहित अवधि वहाँ बीजारोपण, प्रष्टुभन, अंकुरण, फलन, परिपक्व तथा फसल पकने काटने आदि की तिथियों को मुख्य रूप से प्रभावित करती हैं। और पाला एक ऐसा है जो कई बार पूरी की पूरी खड़ी फसल को मुख्य रूप से बर्बाद कर देता है और अनेक समय तो यह बर्बादी विस्तृत क्षेत्रों तक फसलों को अपने चपेट में ले लेती है। पाला पड़ने की जो घटना है वो मुख्य रूप से भूमध्य रेखीय, निचले मैदानी और उष्णकटिबंधीय प्रदेशों के किसानों को नहीं झेलनी पड़ती है, परंतु उच्च अक्षांशों की ओर बढ़ते हैं तो पाला रहित अवधि घटती जाती है। इसी तरह हम देखते हैं कि पौधे के विकास काल में के आरंभिक चरण में जब वह प्रकृति से मुख्य रूप से अपना तादात्म्य करना प्रारंभ करता है, यदि पाला पड़ जाए तो उसकी जो अनुकूलन क्रिया है वो मुख्य रूप से कठिन बन जाती है और वो अपना विकास नहीं कर पाता और वह खत्म हो जाता है। उष्ण कटिबंधीय अक्षांशों में खट्टे मीठे फलों के बागों में पाले के प्रति अत्यंत संवेदनशील होते हैं। धरातलीय पाला जो होता है प्राय अंकुरित बीजों को प्रभावित नहीं करता है, परंतु प्रष्टुपित कोपलें पाले को सहन नहीं कर पाती और नष्ट हो जाती हैं। कुछ पाला सहन करने वाली जाति के भी बीज आजकल मुख्य रूप से उपलब्ध होने लगे हैं। जैसे हम देखते हैं कि फसलों में जैसे टमाटर, आलू, तरबूज, ककड़ी, खरबूजा ये इस तरह के हैं जिनमें थोड़ा बहुत ये इस तरह से पाला सहन करने की क्षमता मुख्य रूप से बनी रहती है। अब हम आर्द्रता की बात करें तो सभी फसलों को पानी चाहिए। मिट्टी से वे जल व आर्द्रता ग्रहण करती है, वर्षा से भी आर्द्रता उपलब्ध होती है, अतः सतही व भूमिगत सिंचाई भी आर्द्रता
की मुख्य स्रोत हैं। जहां तापक्रम की अधिकता व न्यूनतम सीमाओं में अधिकतम अंतर पाया जाता है, वहां फसल उत्पादन हेतु पर्यावरण के अन्य कारकों की तुलना में आर्द्रता की जो महत्ता है वो बहुत अधिक होती है। और तापक्रम की भांति ही फसल के विकास की अनुकूलतम जो आर्द्रताएं संबंधी दशाएं भी मुख्य रूप से निर्धारित होते हैं। प्राथमिक रूप से हम पौधे जो होते हैं वो अपनी जड़ों द्वारा आर्द्रता ग्रहण करते हैं। अतः मिट्टी में जहां जड़ें प्रसारित हो चुकी हैं, आर्द्रता बनाए रखना कृषि की अत्यंत एक आवश्यक समस्या है। मिट्टी में आवश्यकता से अधिक जल भी वहां की रासायनिक और जैविक प्रक्रियाओं में बदलाव उत्पन्न कर देती है और ऑक्सीजन की मात्रा को सीमित बनाकर ऐसे मिश्रणों का निर्माण करता है जो पौधों की जड़ों को विषाक्त बना देते हैं। अतः मिट्टी में आवश्यकता से अधिक जल पौधों के विकास को अवरुद्ध मुख्य रूप से बना देते हैं। मिट्टी में ऑक्सीजन की कमी को दूर करने की समस्या ऐसे क्षेत्रों में जहां जल निकास नहीं है वहां जल प्रवाह उत्पन्न कर दूर की जा सकती है। जल की प्राप्ति का सबसे जो सस्ता स्रोत होता है वो वर्षा जल है, परंतु यह मुख्य रूप से आवश्यक है कि वर्षा का जल समय से पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध हो। इसी तरह हम देखते हैं कि सूखा की स्थिति होते हैं। कुछ ऐसे प्रदेश हैं जहाँ भूमि उपयोग और फसलों का अनावृष्टि या सूखे के कारण भयंकर विनाश होता है। अनावृष्टि से मिट्टी खेतों में शुष्क बन जाती है। शुष्क मिट्टी में वाष्पोत्सर्जन और वाष्पीकरण के लिए आवश्यक जल भी शेष नहीं रह पाता है। ऐसी सूखी मिट्टी से फसल नष्ट होना प्रारंभ हो जाती है, क्योंकि फसल को मिट्टी के लिए आर्द्रता पहुंचना मुख्य रूप से बंद हो जाती है। और सूखा पड़ने की स्थिति में खेतों की जो कठोर सतह पर जो जल स्थिर नहीं रहता है और मिट्टी में आर्द्रता जमा करने की जो क्षमता होती है उसमें भी मुख्य रूप से गिरावट आ जाती है। इस तरह हम देखते हैं कि उत्तरी अफ्रीका के अधिकांश भाग, दक्षिणी पश्चिमी एशिया, मध्य एशिया और ऑस्ट्रेलिया, मध्य ऑस्ट्रेलिया इस तरह की समस्याओं से मुख्य रूप से प्रभावित होते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के पश्चिमी भाग, चिली, अर्जेंटीना, दक्षिण अर्जेंटीना में वर्षा की जो 20 से 30% तक की जो परिवर्तनशीलता बनी रहने के कारण वहाँ अनावृष्टि की स्थिति मुख्य रूप से ये देखते हैं और ये क्षेत्र मुख्य रूप से सूखाग्रस्त क्षेत्र निर्धारित किया गया। भारत में हम सूखाग्रस्त क्षेत्र की बात करें तो राजस्थान है, महाराष्ट्र है, गुजरात है, मध्य प्रदेश है, आंध्र प्रदेश है, कर्नाटक ऐसे राज्य हैं जहाँ मुख्य रूप से सूखाग्रस्त स्थिति को देखते हैं। भारत में हम ये मान के भी चलते हैं कि भारत के अधिकांश भागों में कृषि को मानसूनी वर्षा का जुआ माना जाता है। फिर मैं बात करता हूँ मुख्य रूप से जो हिमपात है। हिमपात में हम देखते हैं कि कृषि क्रियाओं में हिमपात की जलवायु एक विषयक बाधा है और यह मवेशी और फसल दोनों के लिए नुकसानदायक है। स्कॉटलैंड की पहाड़ियाँ और वेल्स के पर्वतीय भागों में पहाड़ी भेड़ें हिम की कठोर जलवायु दशाओं के प्रति अनुकूलित है। जब हिमपात भयंकर होता है तो भेड़ों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया जाता है। इसी तरह हिमस्खलन की स्थिति में भेड़ें 2-1 सप्ताह तक तो सहन कर लेती है, परंतु उन्हें इस दौरान वहां से जीवित अन्यत्र पहुंचाना बहुत कठिन होता है। फिर हम देखते हैं कि अक्षांशों में जो स्थित हिमग्रसित मैदानों में भागों में चारे की फसलें मुख्य रूप से नष्ट हो जाती है और वहाँ पशुओं के लिए चारा का एक विकट प्रभाव मुख्य रूप से उत्पन्न हो जाता है। फिर मैं बात करूँ वायु का, तो आर्द्रता और तापक्रम की दशाओं के अतिरिक्त किसी भी प्रदेश में प्रभावित वायु दिशा और उसकी प्रचंडता का प्रभाव प्रदेश की कृषि उपज और फसल प्रारूप पर मुख्य रूप से पड़ता है। ठंडी शुष्क प्रचंड वायु उत्तरी चीन के मैदानों में कतिपय फसलों को उत्पन्न होने की अनुमति कभी नहीं देता है। शुष्क और अर्ध क्षेत्रों में गर्म हवाएं बहुत नुकसानदायक होती हैं, जैसे भारत में चलने वाली लू, और गर्म रुस्तुलों में कृषि केवल मरु उद्यानों के छोटे छोटे टुकड़ों तक ही सीमित है जहां इनको मुश्किल रूप से बचाया जा सके। इस तरह हवा भी कहीं ना कहीं इनको अपना आप में प्रभावित करती है। जैसे विश्व में चलने वाली जैसी बहुत सारी ऐसी फसलें हैं, दक्षिण फ्रांस और रोन घाटी पर उत्तर की ओर से आने वाले शीत वायु, जिसको मिस्ट्रल के नाम से जाना जाता है, के प्रकोप से वहाँ जैतून की फसल है, अंजीर हैं, खट्टे फलों की आदि फसलों की जो उपज होती है वहाँ इसको बहुत बड़ी हानि होती है। इसी तरह सहारा से आने वाली जो सिरको गर्म हवा है वो अफ्रीका के उत्तरी तट पर बहुत अधिक नुकसानदायक होती है। भारत की उत्तरी मैदान में प्रभावित होने वाली जो गर्म हवा लू है वो मई और जून मास में वहाँ असिंचित क्षेत्रों की गन्ना व चारे की खड़ी फसलों को मुख्य रूप से बर्बाद कर देती है। इसी तरह हम देखते हैं कि ये कई ऐसे क्षेत्रों को कृषि अयोग्य बना देती हैं जिनको
जिनमें कृषि करना मुख्य रूप से असंभव और प्रभावित होता है। मिट्टी की हम बात करें तो फसलों और पौधों के लिए मिट्टी मुख्य आधार होता है और कोई भी जो कृषि क्रिया होती है इसके बिना संपादन नहीं हो पाती है। मिट्टी की प्रकृति ही कृषि के प्रभावशाली लाभों में महत्वपूर्ण भूमिका मुख्य रूप से निभाती है। धरातल पर मिट्टी की जो औसत गहरी परत है वो 15 से 20 सेंटीमीटर निर्धारित है। इससे कम गहराई की मृदा परत में फसल उत्पादन और पौधा उगाना लगभग संभव नहीं के बराबर होता है। कृषि भूमि पर निर्भर लोगों का जीवन स्तर मिट्टी की उर्वरता और उसकी उत्पादकता पर ही मुख्य रूप से निर्भर करता है। मृदा तथा मिट्टी जो शब्द है लैटिन की सोलम से निकलता है, सॉइल, और ये मिट्टी की ढीली बनी सतह मिट्टी की संज्ञा से मुख्य रूप से जानी जाती है, जो कठोर चट्टानी धरातल से मुख्य रूप से एक तरह से भिन्न होती है। चट्टान अलग तरह से होती है और मिट्टी की जो प्रकृति होती है वो मुख्य रूप से असंगठित होती है, जबकि वो संगठित होती है और कठोर रूप में होता है। मृदा सामग्री जो पौधों का पोषण करती है और उसमें मुख्य रूप से ये वृद्धि करती है। वैज्ञानिकों का मानना है कि मृदा से तात्पर्य भूपृष्ठ के उस भाग से है जो मृदा के प्रक्रिया के फलस्वरूप परिवर्तित होते हैं। इसलिए हम देखते हैं कि चट्टानों के रासायनिक और भौतिक जो विघटन होता है के द्वारा ही जो निर्मित जैविक और अजैविक खनिज कणों का जो प्राकृतिक संग्रह है वो मृदा है। मृदा को परिभाषित करते हुए ये कई वैज्ञानिकों ने बताया है कि मृदा प्राकृतिक और ऐतिहासिक विकास द्वारा धरातल पर प्रकट चट्टानों की अंतःक्रियाओं का ऐसा विषम संयोग है जो वनस्पति व पशु जगत की सूक्ष्म और स्थूल कार्बनिक जैविक क्रियाओं द्वारा स्थानिक उचावच और मानव के कार्यों का मुख्य रूप से प्रमाण है। और इसकी 3 अवस्थाएं होती हैं, जैसे ठोस खनिज सामग्री है, जल है, गैस है, अथवा जिसको वायु के रूप में हम शामिल करते हैं। इस तरह हम देखते हैं कि मिट्टी का जो निर्माण है परस्पर जुड़े हुए संबंधित चरणों में होता है। ये चट्टानें जैविक जगत और पर्यावरण की दीर्घकालीन अंतर्क्रियाओं द्वारा विकसित सामग्री होती है। मृदा के निर्माण में हम मुख्य रूप से देखते हैं कि भूतात्विक हैं, जैविक हैं, जलीय हैं, प्रस्तरीय हैं, सामाजिक हैं और आर्थिक कारकों का जो प्रभाव है अंतर्निहित पाया जाता है। इसका विकास इसकी जन्मजात सामग्री, जलवायु, जीव, स्थलाकृति, भूमि उपयोग और काल जैसे तत्वों पर प्रभावित होता है। धन्यवाद।